नमस्कार। तो मेरे समक्ष आज जो बैठे हैं, क्रांति के स्वर श्री रमेश पराशर जी, एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिनका भिन्न सामाजिक आंदोलनों में योगदान है और बहुमूल्य योगदान है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो शिक्षा का कोई आंदोलन हो या किसी भी दलित या किसी भी ऐसे शख्स जिसको ज़रूरत हो, उसके साथ खड़े रहने की उनकी एक संपूर्ण शक्ति हमेशा दिखती है। तो रमेश पराशर जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है। नमस्कार। तो मेरा सवाल आपसे आज ये है कि ये गरीबी है क्या? और हमारी सरकारें इतनी बातें करती हैं जब से हम आज़ाद हुए हैं, जब से मैं भी बड़ा हुआ हूँ, आज हो गए हैं, मैंने 30-35 साल हो गए, अपने स्कूल की पाठ्यक्रमों में पढ़ा है। हम गरीबी को कभी समझ नहीं पाए। ये उत्पन्न कैसे हुई? इसे समझा कैसे जाए? ये गरीबी होती क्या है? देखिए सर, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा विषय चुना और इस पर आपने विमर्श के लिए आप बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। सवाल है कि देखिए, गरीबी और अमीरी इनको मतलब सेपरेट नहीं किया जा सकता। आप ये भी पूछ सकते हो कि इतनी अमीरी क्यों है। जब हम पूछते हैं इतनी गरीबी हाँ। क्यों है तो इतनी अमीरी क्यों है। बिल्कुल। एक तरफ आप देखोगे कि हमारे देश के माने बिलियनर्स, अरबपति खरबपति, वो दुनिया के 10 टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। और दूसरी तरफ हमारे ही देश में 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर जिंदा रखा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और आप देखोगे गरीबी का आलम ये है, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि गरीबी और अमीरी को आप किस तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते। कैसे? आप देखिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि कहीं अगर आपको दिखाई दे कि खड्डा हुआ है, कहीं आपको मिट्टी का पहाड़ जमा दिखाई दे, पहाड़ आप देख रहे हैं मिट्टी का, तो समझ लीजिए उसी अनुपात में कहीं ना कहीं गड्ढा जरूर हुआ है। अच्छा। ये जो मतलब एट दी किसी की कीमत पर किसी को गरीब बना के ही कोई अमीर होता है। बिल्कुल। ये गरीबी और अमीरी को आप इस तरीके से समझिए कि हमारे देश में ऊपर के टॉप 10% के ऊपर पास माने 40.5% ऑफ द वेल्थ ऑफ द कंट्री है, और बाकी के 50% के पास 3% ऑफ द वेल्थ ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ द कंट्री। ये कितने डिस्पैरिटी है, और ये डिस्पैरिटी बढ़ती ही जा रही है। उसका कारण आप एक बात समझिए कि हम जब भी उत्पादन करते हैं, हम माने देश में जो संपदा पैदा हो रही है, ये तो अपने आप पैदा नहीं हो रही है, ये तो श्रम पैदा कर रहा है उसको मेहनत से हम पैदा करते हैं। तो अब जब उस श्रम को काम में लगा के जो संपदा पैदा हो रही है, उसको उत्पादन के साधनों पर कब्जा होने के, उसके कंट्रोल में होने के चलते उसका जो वेल्थ है, उसको वो जो पैदा करने वाला जो है उसको वो एक एक हिस्सा देता है सिर्फ, ताकि वो जिंदा रह के अपने हार्ड मास को चला सके। और दूसरा जो बड़ा हिस्सा है वो उसको उसके पास वो पॉकेट में चला जाता है, उसकी तिजोरी भरता अच्छा, है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा इसमें। अभी अंबानी जी की बेटे की शादी हुई जिसमें वो 5,000 करोड़ का उन्होंने एक वो रखा कि हम 5,000 करोड़ खर्च हुआ। ये कैसे, मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? ये क्या है ये? देखिए, ये मतलब जो देश की संपदा है, कहीं से आसमान से तो अंबानी लाए नहीं, बिल्कुल। यही देश में ही उत्पन्न हुई है, और बिल्कुल। वो लोगों ने ही पैदा करी है, मेहनत कशों ने पैदा की है। उसको उन्होंने इस सिस्टम के चलते उसने जो हड़प ले लिया है, अब उसका वो दिखावा कर रहा है, उसको वो मतलब प्रदर्शन कर रहा है, उसको वो मतलब एक तरीके से कहिए ये गरीबों की का मजाक उड़ाया जा तो रहा है। आप जैसे इस वो एक हाँ। था ना शायर लुधियानवी का, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। हाँ। तो ये
एक तरीके से जो एक्स्ट्रा वेगेंजा जो मतलब जो ये जो फिजूल खर्ची ये कोई उत्पादन में नहीं लग रही है हमारे देश में। ये जो बिलियनर्स जो अडानी अंबानी जो है वो किसी प्रोडक्शन में ये पैसा नहीं लगा है, वो एक फिजूल खर्ची जिसे बोला जाता है। और इस गरीब देश इस तरीके का एक्स्ट्रा वेगेंजा को, इस तरीके की फिजूल खर्ची को, इस तरीके के आडंबर को बर्दाश्त कर रहा है। ये हमारे लिए सभी के लिए सोचने की बात है कि जहाँ हमारे पास स्कूलें नहीं हैं, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास औषधालय नहीं है, हमारे पास हेल्थ केयर का सिस्टम नहीं है, वो सारा एकदम चरमरा रहा है सब कुछ। और इधर जो है वो मतलब करोड़ों के जहाज गिफ्ट हो रहे हैं बर्थडे पर, शादियों में 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये इस देश की संपदा को लूट के ऐश की जा रही है एक तबका जो जिसे कहते हैं ना, अमेरिका में भी चला था ना जो वॉल स्ट्रीट 1% वर्सेस 99%। 99%। ये जो 1% तमाम वेल्थ पर मौज उड़ा रहा है और वेल्थ क्रिएटर आज भूखमरी की कगार पर। मैं एक चीज़ आपसे इसमें पूछना, आपने बहुत अच्छा इसको एक स्पष्टीकरण दिया इसके ऊपर, बट मैं इससे थोड़ा सा शॉक हो जाता हूँ जब ये चीज़ देखता हूँ कि जो जनता है, आम जनता है, वो अंबानी जी की शादी हो रही है, उसकी रील्स देख के एंजॉय कर रही है, उसको एक तरह से अपने उसमें स्वरूप में ले रही है कि हम भी शायद ऐसा कुछ कर पाए। क्या वो इस खेल को समझ नहीं पा रहे, या वो समझ के भी अनजान बनना चाहते हैं? ये आपको थोड़ा सा दर्द नहीं देता? नहीं, हमको बहुत पेन देता है, लेकिन इसका एक कारण है। इसका कारण ये है कि ये जो हमारे को कंगाल बनाया है जो लूट के, वो सिर्फ आर्थिक तौर से ही कंगाल नहीं बनाया, हमें मानसिक तौर से भी गुलाम बनाया गया है। अच्छा। मानसिक तौर की मानसिक जो गुलामी है वो भयंकर गुलामी है। अगर जब तक मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं होंगे तो हम आर्थिक गुलामी कभी हम ना समझ सकते, फील कर सकते उसका पीड़ा को, ना उसका प्रतिकार कर सकते हैं। तो ये जो हम, अरे आप देखिए हमारा प्रधानमंत्री चुनाव, बिहार के चुनाव में बोल रहा है कि आज लोग रील बना रहे हैं, रील बना बना कर पैसा कमा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री इस तरीके से रील्स को प्रमोट करके वो क्या ये रोजगार है? क्या ये काम है? क्या इससे इसका कोई जीवन के मतलब या वेल्थ के क्रिएशन के साथ कुछ जुड़ा हुआ है? वो तो डेटा जिनको है, जो डेटा वही तो लूट रहे हैं, वही तो उससे आपके मालामाल हो रहे हैं। तो ये जो लोग मेरे जो फंसे हुए हैं कि एक बात देखिए कि एक शराबी शराब पीता है, आप देखोगे आमतौर पर शराबी से जब आप पूछोगे तो वो बताएगा कि मुझे गम इतना है, दुख इतना है। आज गरीबी का दंश, आज मतलब शिक्षा के अभाव का दंश, आज हर लोगों के जीवन में जो जो इतनी कंट्राडिक्शन, इतनी परेशानियां तकलीफें हैं, उससे भुलाने के लिए ये रील्स हमारे सामने परोसी जा रही है और सबके हाथ को काम दे दिया, सभी लोग लगे हुए हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था रमेश जी, और उसमें मैं चाइना के बारे में पढ़ रहा था बेसिकली। और जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा और उसमें मैंने चाइना का ग्रोथ देखा और कैसे उन्होंने शिक्षा में, मैन्युफैक्चरिंग में, अपने अपने संसाधनों में, और एक तरह से हर एक वर्ग को एक इक्वालिटी देने की जो उन्होंने कोशिश करी है, उसका उलट मैं जब देखता हूँ भारत में, तो मेरे को बड़ी हंसी आती है कि हम हर चीज़ में पीछे जा रहे हैं। या तो हम असेंबल कर रहे हैं चीज़ों को, या तो हम झूठ बोल रहे हैं लोगों से कि हम इतनी बड़ी ट्रिलियन इकॉनमी बन गए हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि हम इसमें इतना पीछे क्यों जा रहे हैं, और ये पीछे जाने का सरकार इसे लेके क्यों जाना चाहती है? क्या मंशा क्या है सरकार की? देखिए, एक तो जो आपने गरीबी अमीरी की बात उठाई, वो तो हर सरकारों में आज़ादी के बाद से, क्यों ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो डिस्पैरिटी थी वो आज और भी कई गुना बढ़ गई है। इसमें कांग्रेस का अमल भी रहा, ये भी रहा। लेकिन अभी जो हमारा जो जिसे हम कहते हैं डिस्पेंसेशन, रूलिंग डिस्पेंसेशन, जो रूलिंग जो आज जो है जो तबके में है, उनका आप देखोगे उनका पास्ट की तरफ सारा ये है, वो अतीत में देखते हैं।
बिल्कुल। हाँ, वो कब वो राम ने क्या किया था, रावण ने क्या किया नेहरू था, ने क्या किया? मुगलों ने क्या किया था, इसने नेहरू। बाबर ने क्या किया था, अकबर ने क्या किया था, वहां है, वहां से शुरू करते हैं। नहीं तो बोलेंगे ये समस्या नेहरू की वजह से थी, इसकी वजह से थी। अरे तुम तो अभी 11 साल से सत्ता में हो, आगे की तरफ नहीं देख रहे हो, आप लोग पीछे की तरफ देश को ले जाना चाहते हो। और ये जो हमारा जो हिंदुत्ववादी जो फोर्सेस हैं, इन्होंने इस देश के अंदर जो आज एक उन्माद पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके क्या अचीवमेंट हो रही है। उधर तो आप चाइना की अचीवमेंट बता रहे हो कि उन्होंने अपनी शिक्षा को कितना मजबूत कर दिया, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना मजबूत कर दिया, उन्होंने मतलब लोगों के जीवन स्तर को कितना ऊपर उठा दिया। हमारे यहाँ हो रहा है, इस दिवाली पर कितने दिए जले, इस कुंभ में कितने स्नान हुए, ये सब चल रहा है। कितना ऊंचा स्टैचू बना दिया, कितना। तो ये जो तमाम जो हो रहा है, ये जिसे हम कहते हैं हमारे अंदर जो हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्रोडक्शन, उत्पादन, इसके अंदर जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इनोवेशन नहीं हो रही है। हम पॉइंट समथिंग परसेंट ही अपना R&D में लगाते हैं, लेकिन वो लोग अपने GDP का 6, 7, 10% तक उसमें लगाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और वो सबसे बड़ा शिक्षा पर देखते हैं। किसी भी देश की प्रगति को देखना है तो उसको शिक्षा का स्तर क्या है। हमारे यहाँ शिक्षा के स्तर की हालत क्या है। स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, मर्जर हो रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं। हमारे यहाँ अंधविश्वास पैदा किया जा रहा है। हमारे यहाँ अभी ज्योतिष, अभी वैदिक गणित, ये सब्जेक्ट हो गए हैं, सब्जेक्ट होने जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे देश के अंदर जो संविधान में लिखा हुआ है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की बजाय एक रूढ़िवादी एक मानसिकता पैदा की जा रही है। और ये साइंटिफिक जो रिसर्च और साइंटिफिक टेम्पर को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। इसी के चलते अंधविश्वास इतना पनप रहा है, इतना बढ़ रहा है कि शिक्षा नहीं है, शिक्षा इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग एकदम नीचे जा रही है, माइनस में चली गई है मैन्युफैक्चरिंग। तो हम चाइना 12 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम यहाँ 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। ये लोग बात करते हैं कि हम जो है चौथी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, 5वीं अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, चौथी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो। तुम्हारा जो लोगों का जो पर कैपिटा इनकम में क्या स्थिति है, इट इज़ लेस देन बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इवन सब सहारन कंट्री से नीचे आप हो। हाँ, आपकी बात सही है। मैं ये चीज़ तो समझ गया। मैं एक चीज़ जो मैंने आपकी एक चीज़ को मैं चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ, और मैं अपने दर्शकों को भी समझाना चाहता हूँ अपने जैसे आपने बोला अंधविश्वास, अंधविश्वास और गरीबी। एक गरीबी होती है जैसे जिसमें अशिक्षा भी है, जिसमें लोगों को अनएजुकेशन है, बट कुछ समझ भी होती है कि लोग समझ जाते हैं कि अंधविश्वास है, लोग आगे बढ़ जाते हैं। बट ऐसा क्या है जो अंधविश्वास ने हमारे देश को जकड़ लिया है? ये निकल क्यों नहीं पा रहे हम इसमें से? देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक देखना पड़ेगा कि हमारे इस समाज में अनसर्टेनिटी, जीवन की अनसर्टेनिटी, किसी बारे में भी मैं सर्टेन नहीं हूँ। मैं अगर पढ़ लूँगा, मेरे को कोई जॉब मिल जाएगा, मैं अगर ये कोर्स कर लूँगा मेरा कुछ हासिल हो जाएगा। लाइफ में जब अनसर्टेनिटी होती है, लाइफ में जब कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, उस समय वो अंधविश्वास के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड पैदा हो जाता है, उसमें अच्छा, पनपता है, उसमें फैलता है। बहुत अच्छी बात कही और आपने। अनसर्टेनिटी को कि हे प्रभु, हे भगवान, कोई ऊपर की शक्ति है जो कर रही है। और हमारे को तो सिखाया इस तरीके से जाता है कि आज आपको जो हासिल हो रहा है वो आपका प्रारब्ध है, आपने पिछले जन्म में जो कर रखा था वो आज आपको हासिल हो रहा है। और लोगों को उसमें मतलब ताकि वो सिस्टम को,
ताकि ये जो लूटा जा रहा है, जो ऐश कर रहे हैं, जो 5 to 10% जो ऐश कर रहे हैं, एक जो ऊपर का तबका, 90% लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने के लिए 5 किलो अनाज पर जिस देश का जीवन बसर हो रहा है, तो वो जो अनसर्टेनिटी लाइफ में वो अंधविश्वास के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। और लोग बताते हैं ये कर लीजिए, गाय को खाना खिला दीजिए ये हो जाएगा, कुत्ते को तेल पिला दीजिए ये हो जाएगा, शनिवार को फला मंदिर में चले जाइए ये हो जाएगा। माने इस तरीके से लोग बाग अपने जीवन को, जब उनके अंदर कोई सर्टनिटी नहीं होती है, अनसर्टन होता है जीवन। और देखिए इसीलिए आप देखोगे, और क्योंकि एजुकेशन नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, गरीब को तो एजुकेशन का कोई मतलब हासिल ही नहीं हुआ, उसको तो उसको तो एजुकेशन हासिल ही नहीं है, उसको तो साइंटिफिक समझ ही नहीं पैदा हुई है, वो तो शिकार है इसका। लेकिन आप देखिए बड़े बड़े ग्रेजुएट्स, बड़े बड़े डॉक्टरेट्स, बड़े बड़े साइंटिफिक, बड़े हमारे यहाँ वो चंद्रयान भेजने वाला, वो जाके तिरुपति के मंदिर में जब ये करता है, माने व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट। हमारा रक्षा मंत्री जाके राफेल के ऊपर नींबू और मिर्ची बांधता है, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट। और ये मैसेज क्या दे रहा है सोसाइटी को, ये मैसेज अंधविश्वास को पैदा किया जा रहा है। हर समय कोई टीवी चैनल खोलिए आपके लाइफ में ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करो, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है जीवन के वास्तविकता के साथ। लेकिन लोग बाग अपने आप को ढाढ़स बंधाने के लिए, सोलेस के लिए, एक तसल्ली के लिए कि शायद हो जाए, शायद हो जाए, तो ये जो जीवन में अनसर्टनिटी रहती है, जीवन में जो गरीबी रहती है, तो उसके अंधविश्वास पनपता है। और उस अंधविश्वास को इस्तेमाल करते हुए उसको चैनलाइज किया जाता है, और फिर उसको मतलब जो हमारे यहाँ वोट का खेल होता ही है, ये तमाम चीज़ें अंधविश्वास है, धार्मिक कट्टरता है, जातिवाद है, ये तमाम चीज़ों को फिर यहाँ चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है, डिवाइड एंड रूल किया जाता है। गरीबी को दूर करने का, देश को विकास करने का इन्हें कोई सरोकार नहीं है। आज देश का मतलब हो गया अडानी अंबानी, उनकी प्रगति माने देश की प्रगति, उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन देश की जनता से शिक्षा, चिकित्सा, इलाज, परिवहन सब चीज़ छीनी जा रही है। अरे जीएसटी लगा के तुमने मतलब हमारे खाने पीने की आइटम्स पर जीएसटी, अभी तुम बोल रहे हमने कम कर दिया, ये कर दिया, कर दिया। क्यों इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी देश में, जो देश अपने देश के लोगों के उसको ज़रूरतों को ध्यान में रखता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाता है, वो डायरेक्ट टैक्स लगाता है। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट टैक्स जो है पूंजीपति से, करोड़पतियों से, अरबपतियों से, खरबपतियों से जो देश की संपदा को हड़प रहे हैं, उन पर टैक्स घटाया जा रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया जा रहा है। तो इस देश में आप देखिए, जो मैंने एक आंकड़ा बताया था कि इस देश के माने जो ऊपर का तबका है वो सिर्फ जीएसटी का 3% दे रहा है, नीचे का तबका उसका मोर देन 60% और समथिंग, दैट इज द आंकड़ा, कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस से जनता से निचोड़ रहे हैं, और उसको फिर हम उस टैक्स के पैसे से हम उनको राहतें दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, बैंकों के उनके कर्ज माफ कर रहे हैं, हेयर कट्स कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए का, 20 लाख करोड़ रुपए का मतलब हमने उनको भेंट चढ़ा दिया है, सारी संपदा भेंट चढ़ा दी है। तो ये है इस गरीबी को मतलब ताकि लोग बाग इससे मतलब त्रस्त होके उठ खड़े ना हो, इसलिए उनको धर्मांधता में उलझाया जाता है, उनको अंधविश्वास में उलझाया जाता है, उनको रील्स में उलझाया जाता है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी खुल के योगदान दे रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात, आपने बहुत अच्छे से इसका उल्लेख किया। अब मेरा एक प्रश्न है जो मुझे हमेशा गंभीर रहने की एक उसमें रखता है कि जब मैं देखता हूँ एक जो रिक्शा वाला है, जो एक छोटे तबके का है, जो जो दलित है, या जो बहुत ही मतलब जिसके पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसको एकदम निम्न स्तर पे रखा गया है, क्योंकि उसके पास तो कोई आवाज़ है ही नहीं, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी उनका एक
उन उन एक दलित नेता खड़ा तो करती हैं, हाँ बिल्कुल करती हैं, अति दलित भी एक नेता जरूर खड़ा हो जाता है, बट कोई उद्धार नहीं है जो मेन स्ट्रीम में उनको लाया नहीं गया, जोड़ा नहीं गया। ये खेल क्यों नहीं समझ में आ रहा लोगों को? मतलब आप जब तक एक संपूर्ण अपने अपने समाज को प्रगतिशील नहीं बनाएंगे, जब तक हर एक वर्ग को ऊपर नहीं लेकर आएंगे, तो भारत तो विकसित नहीं होगा। आप भी ये बात मानते होंगे। तो आपने दलित नेता तो खड़ा कर दिया, आपने अपने जातिवाद, उस जाति का एक नेता तो खड़ा कर दिया, बट क्या उस नेता ने उस समाज के लिए कुछ डेवलपमेंट किया? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, ये जो जातिवाद का जो जहर है, इसको ये सिस्टम, ये पॉलिटिकल पार्टीज इसको बरकरार रखना चाहती है, जिंदा रखना चाहती है। अच्छा। और उसके लिए ये मतलब जातिवाद को खुद ही पनपाती हैं। आज राहुल गांधी जो कर रहा है बीजेपी को काउंटर करने के लिए, जातिवाद को और भी फैला रहा है, जहर को और भी फैला रहा है। और देखिए, सारी बात है उत्पादन के साधनों की। आज देखिए, जब स्टेट के पास उत्पादन के साधन थे तो वहां हमारे को रिजर्वेशन मिलता था, दलितों को, गरीबों को रिजर्वेशन मिलता था। आज सारा कुछ प्राइवेट किया जा रहा है। इससे दो काम हो रहे हैं, एक तो पूंजीपति का घर भर रहा है, उनको पॉलिटिकल फंडिंग मिल रही है, उसका कट मनी मिल रहा है, और मतलब देश के अंदर जो है वो एक डिवीजन पैदा हो रहा है। आरक्षण जिसके खिलाफ ये लोग रहे हैं, उस आरक्षण को खत्म करने का एक ये तरीका है। हम लोगों को, किसी दलित को मंत्री बना के, तो हमारे देश में तो कोविंद रहे, राम गोविंद कोविंद रहे, रामनाथ कोविंद रहे। अभी मुर्मू हैं आदिवासी, वो दलित थे, तो कितना का उद्धार हो गया। मायावती चैंपियन बनी, क्या उद्धार हुआ है। असल में सारी चीज है किसके हाथ में वेल्थ है, हु इज मतलब जो कौन वेल्थ को, कौन संपदा को हड़प रहा है, और उन हड़पने वालों में हिस्सा उन लोगों का बन जाता है जिनको ये दलित के नाम पर, ये दलित का है, इसको वोट दे के चुन दो। वो किसका हिस्सा बन जाता है? उस संपदा हड़पने वालों का हिस्सा बन जाता है। तो इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आप मतलब इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है, लोग जागरूक नहीं है, लोग आना नहीं चाहते आगे, और जो समाज है मुझे तो लगता नहीं है कि एकदम मुर्दा समाज बन चुका है। देखिए, समाज कभी मुर्दा नहीं होता है। समाज में जो आपको ऊपर से जो दिखाई दे रहा है ना ठंडा, इस नीचे राख को जब आप देखोगे तो अच्छा। अंगारा इसमें जल रहा है। सवाल सबसे जबरदस्त होता है, आज हमारे समाज को नेतृत्व चाहिए, एक सच्चा नेतृत्व चाहिए, एक जनमुखी नेतृत्व चाहिए, एक जनता के दुख दर्द को महसूस करने वाला नेतृत्व चाहिए। नेतृत्व तो तैयार हो रहा है, नेतृत्व तो प्रोवाइड किया जा रहा है संपदा हड़पने वालों के द्वारा। देखिए, इसीलिए हमारा समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। कोई इसको स्वीकार करे ना करे, अच्छा लगे बुरा लगे, हमने तो बांटा नहीं, ये बटा हुआ है, मार्क्स के पहले से ही बटा हुआ है। और जब वर्गों में जब दो भागों में समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, तो वर्ग राजनीति भी दो ही होंगी, और उसमें एक मजदूर वर्ग की राजनीति होगी, एक पूंजीपति वर्ग की राजनीति होगी, एक लूटने वाले की राजनीति होगी, एक लूटने वाले की राजनीति होगी, एक अपना श्रम बेचने वाले की राजनीति होगी, एक अपना श्रम खरीदने वाले की राजनीति, एक उनका श्रम खरीदने वालों की राजनीति होगी। और उनकी राजनीति है वोट की राजनीति, चुनाव की राजनीति, जो कि देश को खंड खंड बांट रही है। एक दूसरी राजनीति है आंदोलन की राजनीति, जन आंदोलन की राजनीति। मैंने जो भी कुछ अपना आज तक हासिल किया है जनता ने, वो आंदोलन के बल पर हासिल किया है। और आंदोलन की जो तपिश जो है ना, वो हमें एक साथ जोड़ती है, तमाम भेदभाव मिटाती है। ये हमने अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है किसान आंदोलन के अंदर। वहाँ कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई भेद नहीं, कुछ नहीं। वहाँ सिर्फ अपना उद्देश्य के लिए लड़ना और एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ आना। ये जो
आंदोलन की राजनीति है उसको वो आम जनता जान देने से कभी पीछे नहीं हटी है। उसको नेतृत्व अगर सही मिले, सही दिशा में, कि हम जो संपदा पैदा करने वाले हैं, हम स्टेक होल्डर हैं, हमारा हक है इसमें। एक समय एक इतना बड़ा आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन उठते थे, है? तो वो आंदोलन आज नेतृत्व जब और जनता खुद पैदा करेगी। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं गोपी जी, वो है कि पेट की आग बहुत बुरी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप उसको जुमलों से बहला नहीं सकते। आप उसको इमोटिव इश्यूज पर कुछ दिन के लिए बहका सकते हो, लेकिन जब आग लगेगी, आग पेट में जलती है, तब इसीलिए आप देखोगे आपको ऊपर से ये दिखाई दे रहा है, लेकिन हर तबका बेचैन है, हर तबका सड़क पर आने के लिए ललायत है। इसीलिए ये तमाम तरह के फांसीवादी हथकंडे अपना के उसको आंदोलन को दमन कर रहे हैं। अरे सोनम वांगचुक बिल्कुल एक हाँ। देशभक्त आदमी, और उसको आप मतलब जिसने सेना के लिए टेंट बनाए, जिसने पर्यावरण के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है, उसको आप रासुका में बंद कर रहे हो। और गुंडे बदमाशों को जो बलात्कारी हैं उनको संरक्षण दे रहे हो। ये समाज में क्या हो रहा है? ये इसीलिए हो पा रहा है कि आज पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज पूंजीपतियों के यहाँ पानी भरती हैं, उनका टुकड़ा खाती हैं, उनके लिए करती है। वो उनके पॉलिटिकल मैनेजर हैं। जिस दिन मजदूर का सही हितैषी, कोई क्रांतिकारी, भगत सिंह का वारिस, नेताजी सुभाष बोस के वारिस जब खड़े होंगे, जो कि हम हैं, मेरे 5 गीत नेताजी भगत सिंह पर हैं, वेरी पॉपुलर इन द कंट्री। मेरे 3 गीत नेताजी पर हैं, तमाम दुनिया के और दूसरे इश्यूज पर। अभी एक रिसेंट गीत आया है फिलिस्तीन के ऊपर। बिल्कुल हाँ। वो तो ये जो आंदोलन उठेगा, जब रंगकर्मी उठेंगे, जब साहित्यकार उठेंगे, जब नेतृत्व उठेगा, जब आंदोलन उठेगा, तभी इसका निस्तार हो सकता है। तभी हम इस गरीबी को, इस भेदभाव को, इस लूट को खत्म कर सकते हैं और गरीबी को मिटा सकते हैं, और अशिक्षा को जनमुखी हम नीतियां बना सकते हैं। अदरवाइज ये वोट की पॉलिटिक्स विच इज बने, आई डोंट से इट ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो जनता की होती है, इट इज ए वोटोक्रेसी। जब तक ये वोटोक्रेसी है तो वोट के लिए कुछ भी करेगा, ये मारेगा। आज कत्ल हो रहे हैं बिहार में, देख रहे हो। हाँ, बिहार इलेक्शन में अभी बिहार इलेक्शन में क्या चल रहा है, मुद्दों से दूर। लेकिन तो इसलिए ये होगा, उठेगा, देश करवट ले रहा है। बहुत सारी जगह हुए हैं आंदोलन, नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, लेकिन सवाल था कि नेतृत्व, सही जनता का नेतृत्व उभर के नहीं आ सका, इसलिए वो फिर दोबारा उसी खप्पर में पड़ गए। एक चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे अभी नेपाल में जो आंदोलन हुआ, जो जेंजी आंदोलन हुआ था, उसमें अभी जो ताजा एक खबर निकल के आई कि जो जेंजी थे उन्होंने सरकार से ये पूछा कि आपने जो करप्टेड रिजीम थी उसके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की है। तो यहाँ पे मैं जो यंगस्टर्स को देखता हूँ वो बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट है। वो अपने लाइफ में एकदम अपने ही उलझनों में एकदम। देखिए, जब तक कुछ उम्मीद रहती है ना गोपी जी, जब तक कुछ उम्मीद रहती है कि हाँ हो सकता है इस सिस्टम में मेरा कुछ भला हो जाए, मैं ऐसे कर लूँ तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लूँ तो ऐसे हो जाएगा, बचने की कोशिश करता रहता है आदमी। लेकिन जब दीवार से सट जाता है, और आज वो दीवार से सटने का टाइम आ गया है। आज दिस सोसाइटी कैन नॉट डिलीवर एनीथिंग गुड टू द पीपल एंड द मोस्ट पर्टिकुलरली यूथ्स। आज 45 साल की सबसे बड़ी गरीबी, जो बेरोजगारी का ये आलम है, ये बेरोजगारी और गरीबी, ये कहीं की भी गरीबी, ना, पॉवर्टी एनीवेयर इज डेंजर फॉर एवरीवेयर। तो ये गरीबी को इस तरीके से आप बांट के, धर्म, जात, अंधविश्वास, क्षेत्रीयता, इसमें बांट के और इसको दमन चला के, इसको हकों को मार के आप ज़्यादा दिन रूल नहीं कर सकते। ज़्यादा दिन लोगों को दबा के रखा नहीं जा सकता। लोग उठेंगे, बस नेतृत्व उनको अपने अंदर से पैदा करेंगे। भगत सिंह चाहिए, नेताजी चाहिए, खुदीराम बोस चाहिए, अशफाकुल्ला चाहिए,
तब ये देश को का उद्धार होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को सुना और टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रमेश पराशर जी, एक ऐसे क्रांतिकारी गीतों के जिन्होंने ऐसे गीत लिखे हैं जो लोगों को जागृत करते हैं, और एक ऐसे समाज सेवी जो धरातल पे काम करते हुए चलते हुए आ रहे हैं, और उनको एक, अगर उनको एक उम्मीद है कि इस देश में करवट होगा, तो हमें भी एक उम्मीद रखनी चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।